हमारे चैनल पे आज हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया है, तो हम कुछ केवीएस मदान पुस्तक से फर्स्ट पेपर में कुछ टॉपिक को पूरा करेंगे। जी शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है, इसमें जैसे ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन अधिगम पद्धति, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा की पद्धति के बारे में बताया गया है। जैसे हमारे एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में वर्णित है जो स्वयं प्रभा मोक्ष के बारे में बताएंगे। ये फिर जैसे कि लोग दैनिक पाठ्यक्रम के लिए यूट्यूब जैसे चैनलों को देखते हैं। ई लर्निंग पाठ्यक्रम परंपरागत रूप से ऑफलाइन पाठ्यक्रमों की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक होने के कारण बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑनलाइन शिक्षण एवं अधिगम में अपार वृद्धि हुई है, यानी ऑनलाइन शिक्षण और अधिगम में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। जो लोग दैनिक अपने पाठ्यक्रम में यूट्यूब के जैसे चैनलों को देखते हैं और ई लर्निंग यानी ऑनलाइन पाठ्यक्रम के परंपरागत रूप से ऑफलाइन पाठ्यक्रमों की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक होने के कारण बेहद लोकप्रिय हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ऑनलाइन शिक्षण को ले रहे हैं तो उसमें से कोई भी चीज़ होगा यूट्यूब चैनल या मोबाइल पे तुरंत उसको सर्च कर लेते हैं, और ऑफलाइन किताबों में वो काफ़ी समय और काफ़ी समस्या उसमें उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसे ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। फिर अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं के कारण ऑनलाइन के मल्टीमीडिया और शिक्षण कार्यक्रम से जुड़ना अत्यधिक सुविधाजनक मानते हैं छात्र। इसके अलावा वे अच्छे अध्ययन के लिए कहीं भी यात्रा करते हैं। वे अपने घर या कार्यालय में आराम से आभासी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षण के इतना लोकप्रिय होने के कारण इसका कम व्यय होना। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑनलाइन शिक्षण इतना लोकप्रिय इसलिए है कि इसमें कम खर्च होता है और अधिक व्यय होना इसका निषेधात्मक कारण हो सकता है। व्यक्तिगत छात्र एवं उन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं जिनमें वे किसी में रुचि रखते हैं। यह निगमों के लिए एक मुद्दा रहता है। वे अपने कर्मचारियों को आगे से प्रशिक्षण से गुजरने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सम्मेलन और प्रशिक्षण बहुत ही कम बजट पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम सीखने का एक बेहतर ढंग बन चुका है। कहने का तात्पर्य है कि ऑनलाइन कार्यक्रम सीखने का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन चुका है, जिससे छात्र अपनी समझ में सुधार करने और नए कौशल को सीखने और मूल्यवान योग्यता प्राप्त करने के बारे में गंभीर है। वे इस प्रकार पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक होते हैं जो सबसे प्रभावशाली होते हैं। फिर ऑनलाइन पाठ्यक्रम छात्रों का स्वयं सीखने का पूरा नियंत्रण देते हैं। छात्र अपनी गति से काम करने में सक्षम होते हैं, जैसे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर घटाकर ज़्यादा समयों में कम समय में वीडियो को रोक के हर तरीके से छात्र अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण को ग्रहण करते हैं। फिर कई ऑफलाइन शिक्षण विधियां पाठ्यक्रम की समयावधि को अधिक रखकर छात्रों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाया कि ई लर्निंग के मामले में ऐसा नहीं है, बल्कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम में छात्र प्रतिधारक दरों में 25% से बढ़कर 60% कर दिया गया है। फिर अधिक आकर्षण मल्टीमीडिया सामग्री उस पर अधिक नियंत्रण रखना जैसे कारक अन्य प्रतिबद्धताओं को अंकुश से मुक्त करता है। बैंडल हाल की रिपोर्ट में पाया गया कि ई लर्निंग में पारंपरिक कक्षा की सेटिंग सीखने की तुलना में 40 से 60% कम की समय की आवश्यकता होती है। ई लर्निंग के विकल्प को छात्र अपने में विभाजित करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के बारे में एक महान कारक यह भी है कि निरंतर मूल्यांकन चलता रहता है। नियमित लघु परीक्षणों के साथ मल्टीमीडिया सामग्री और शिक्षण सामग्री को देखने
करने से छात्र की व्यस्तता में अधिक सुधार हो सकता है। हार्वर्ड के शोध से पता चलता है कि इन छोटे नियमित परीक्षणों का उपयोग से छात्र व्याकुलता आधी रह जाती है, तिगुना नोट कर लेते हैं। छात्रों के लिए सामग्री की अवधारणा के समग्र सुधार की संभावना बढ़ जाती है। जितनी बार छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, उनके शिक्षण उन प्रगति पर ध्यान रखने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। छात्र ट्रैकिंग में वृद्धि का मतलब है कि सहायता की आवश्यकता होने की ट्यूटर्स पहले कदम रखने में सक्षम है। ऑनलाइन शिक्षण पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। यदि हम 90% कम ऊर्जा और पारंपरिक की तुलना में छात्र में 85% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रूप लेते हैं। ई लर्निंग सिस्टम में छात्रों की समस्या को निपटाना चाहिए। इसे समग्र प्रशिक्षण के रूप में जोड़ा जाना चाहिए और इससे छात्रों को अपनी व्यक्तित्व और वांछित ज्ञान के आधार पर कौशल मूल्यांकन प्रणाली के रूप में सहायता का आकार देता है। ये थे कुछ ऑनलाइन शिक्षण के बारे में महत्वपूर्ण बातें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण है, क्या होता है और छात्रों के लिए ये कैसा लाभकर है। जैसे ये इसमें कम व्यय होता है और कहीं आना जाना भी नहीं होता है, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कम समय में जैसे वीडियो को अपने अनुसार कम करके ज़्यादा करके हाई क्वालिटी लो क्वालिटी पे देख के अपनी समझ के अनुसार इसको करते हैं और इसमें बार बार एक ही क्लास को बार बार देखकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद्धति है ऑनलाइन शिक्षण माध्यम ऑफलाइन की तुलना में। फिर नेक्स्ट है ई लर्निंग। दो प्रकार के ई लर्निंग के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर। प्रभावी ई लर्निंग कोर्स की तैयारी करने के लिए हमें आईसीटी, निर्देशात्मक डिजाइन और विषय के क्षेत्र में विशेषज्ञों की तुलना में एक टीम को सम्मिलित करना ऐसा प्रारंभ से करना चाहिए ताकि वे एकीकृत बल के रूप में काम करें। ई लर्निंग कोर्सवेयर की आवश्यकता के अनुसार योगदान करें। दोनों के अलावा तीसरा घटक कार्यान्वयन के लिए अच्छा विवरण वातावरण भी है। तो महत्वपूर्ण ये था ऑनलाइन के बारे में कुछ। बाकी जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम यहाँ से देखते हैं। जो है स्वयं क्या है? स्वयं भारत सरकार, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि हमेशा स्वयं प्रभा, शिक्षण, इन सबों से क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों उसमें, लेकिन क्वेश्चन इनसे ज़रूर पूछा गया है, इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो स्वयं भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक क्या है कार्यक्रम है जिसे शिक्षण नीति के तीन आधारभूत शिक्षा सिद्धांतों, पहुँच, निष्पक्ष तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। स्वयं डिजिटल क्रांति को अछूते और ज्ञान अर्थव्यवस्था के आधार से की मुख्य धारा से जोड़ने में असमर्थ छात्रों को डिजिटल डिवाइस द्वारा दूरी समाप्त करना चाहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है शिक्षा एक बेहतर तरीके से आसान बनाने के लिए ये इस पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें स्वयं डिजिटल क्रांति से जो अछूते तथा ज्ञान और अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ हैं उन छात्रों को डिजिटल डिवाइस की दूरी को समाप्त करना चाहता है। तथापि प्रमाण पत्र प्राप्त करने में इच्छुक विद्यार्थी पंजीकृत किए गए तथा निःशुल्क शुल्क के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में प्रोडक्ट परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों में विद्यार्थी की शैक्षणिक रिकॉर्डों में स्थानांतरित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए क्रेडिट फ्रेमवर्क में 2016 के अनुसार विद्यार्थी स्वयं पर किए गए ऑनलाइन
अधिगम पाठ्यक्रमों में प्राप्त क्रेडिटों को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वयं मंच मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित या स्वदेश विकसित आईटी मंच के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, जो नवी यहाँ से है। किसके लिए? ये किस कक्षा से लेके किस कक्षा तक? तो नवी से लेके स्नातकोत्तर, यानी नवी से लेके स्नातकोत्तर कक्षा तक शिक्षण कक्षा बनाए रखने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए भी कहीं न कहीं ये पहुंच की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। सभी पाठ्यक्रम परस्पर संवेदात्मक, देश में श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए सभी भारतीय नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे। देश के विशेष रूप से चुने गए 1000 शिक्षक और व्याख्याता पाठ्यक्रमों को बना रहे हैं। स्वयं में प्रदान किए गए 4 विभाग विभाजित है। वीडियो व्याख्यान होगा, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जो डाउनलोड और मुद्रित की जा सकेगी। नेक्स्ट है परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षा तथा शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार करना। ये थे स्वयं चैनल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। फिर नेक्स्ट है अध्ययन अनुभव को ऑडियो वीडियो तथा मल्टीमीडिया एवं नई शिक्षण प्रौद्योगिकी द्वारा समृद्ध बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। श्रेष्ठ गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने तथा प्रदान करना सुनिश्चित करने में तथा 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। तो इस किया गया है यह अंततः 2000 पाठ्यक्रम तथा 80,000 अधिगम घंटों की होस्टिंग सक्षम है। इसमें स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग विधि व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल है। ये दूसरा चैनल है स्वयंप्रभा शिक्षण। स्वयंप्रभा 32 DTH चैनलों द्वारा एक GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारण को समर्थित है। नई सामग्री प्रतिदिन कम से कम 4 घंटों के लिए प्रसारित होंगी तथा जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रतिदिन कम से कम 4 घंटों में प्रसारित होगी और यह 5 बार दोहराई जाएगी। इससे छात्रों को अपनी सुविधा और समय चुनने में मदद मिलेगी। चैनल B शॉग गांधीनगर में ओलंपिक अपलिंक किए गए हैं। NPELIT UGC CEC IGNOU NCERT और NIOS द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है। वेब पोर्टल में रखरखाव जिम्मेदारी का कार्यक्रम इन्फ्लिनेट सेंटर का है। DTH चैनल को कवर करेंगे। पहला है उच्च शिक्षा, कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कानून, कृषि आदि विषयों को कवर करने में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की पढ़ाई का पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम सामग्री स्वयं के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों को प्रमाणन रूप से के लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल शिक्षा 9 से 12 शिक्षक के प्रशिक्षण के साथ भारत के बच्चों के लिए शिक्षण और सीखने के लिए मॉड्यूल उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता की जाती है और उन्हें पेशेवर डिग्री कार्यक्रम के लिए प्रवेश करने के लिए उपयोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद की जाती है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम जो भारत और विदेशों में जीवन भर सीखने के लिए इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। छात्र 11वीं और 12वीं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष विश्वविद्यालय स्तर पे ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो सामान्य लोगों के लिए खुले रहते हैं। वे वेब सहायता में उन्हें असीमित भागीदारी अवसर प्रदान करते हैं। ये मोक्ष के बारे में है जो ओपन ऑनलाइन कोर्स की सहायता में लोगों को अपनी अकादमिक विकास और वेब लेक्चर ऑनलाइन मटेरियल
यहाँ तक कि ऑनलाइन फोरम की सुविधा उपलब्ध कराता है। किसके माध्यम से? ये मूक्स विश्वविद्यालय स्तर का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। फिर नेक्स्ट है, लेकिन मूक्स के लिए एक कमी है, छात्र समानता इससे अधिक सहायता की आशा नहीं करते। भागीदारों की बड़ी संख्या होने के कारण किसी विषय में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो मिलना कठिन कार्य होता है। स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स मूक्स के काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये जरूरी सामग्री के साथ छात्रों को यूनिवर्सिटी स्तर पर ऑनलाइन क्लास की सुविधा देते हैं। HPOC कम यानी 20-30 भागीदारों के लिए आवश्यक होती है। परंपरागत शिक्षा, परंपरागत संस्थानों में केवल औपचारिक शिक्षा ही दी जाती है। इन संस्थानों का जन्म तभी से आरंभ हुआ जब परिवार अपने कार्यों को करने में समर्थ हुआ। देश का विशाल ज्ञान भंडार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संप्रेषित होता रहा और आज इसका पूर्णतः लोप नहीं हुआ। लोग भले पढ़ लिख नहीं सकते पर उनमें कृषि, शिल्प, वस्तु आदि का भरपूर ज्ञान था। परंपरागत शिक्षा में सुनना, समझना तथा प्रयास करने का प्रयास शिष्य का है। तो कर्तव्य का सुनना, समझना, करना, दिखाना गुरु कर्तव्य था। लोक भाषा, लोक कला, लोक संगीत, नृत्य, साहित्य के माध्यम से ज्ञान को संप्रेषण चलता ही है। आज भी ज्ञान संप्रेषण की इन विधाओं का बहुत बड़ा भाग अलिखित और अपठित है। मात्र श्रवण परंपरा के माध्यम से ये सभी विधाओं का आज भी अस्तित्व बना हुआ है। परंपरागत शिक्षा में गुरु का संबंध अत्यंत संवेदनशील तथा आत्मीय है। शिष्य के प्रति स्नेह गुरु तथा गुरु के प्रति श्रद्धा का से आवश्यक गुण है। ज्ञानार्जन के लिए गुरु शिष्य के बीच कोई भी भूमिका नहीं है। सीधे शिष्य को गुरु से मिलकर ज्ञान की याचना कर सकता है। गुरु शिष्य की जिज्ञासा तथा योग्यता को परखने को स्वीकार करते हैं। ये मोक्ष के माध्यम से पहले युग में धार्मिक नेता शिक्षक हुआ करते थे, परंतु उसका लाभ केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही प्राप्त था। कालांतर में धर्म तथा राज्य अलग अलग संस्थाएं हो गई। धीरे धीरे राज्यों में जनतंत्रवाद दृष्टिकोण विकसित होने लगा। वैज्ञानिक उपलब्धियों में जनसाधारण को भी ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे। परंपरागत स्कूलों का वातावरण कृत्रिम तथा अमनोवैज्ञानिक माना जाने लगा था। शिक्षा के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश राज्य स्थापित होने से आधुनिक शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा। भूतकाल में स्कूल को ज्ञान का उत्पादन संस्थान माना जाता था। यह ज्ञान पुस्तकी, यांत्रिक और रूढ़िगत होता है। शिक्षा की एकरूपता के कारण छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था। कंठस्थ कहने की प्राथमिकता दी जाती थी, यानी याद करने की महत्व ज़्यादा दी जाती थी। वर्तमान में भी विद्यालय में भी दंड देने का प्रमुख साधन डंडा ही था, जिससे भय का वातावरण बना रहे। पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता जिसमें है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा क्या है? पेस्टालॉजी, फ्रेविक, हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, नन्ने, इस रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा शास्त्रियों ने इस पर बल दिया। शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। क्या है? शिक्षा बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए। परंपरागत संस्थाओं में निरस्त तथा निर्जीव शिक्षा का विरोध किया। इसके अनुसार बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना करके उनके मस्तिष्क में ज्ञान बलपूर्वक ठूसने का प्रयास किया जाता था। नए नए शैक्षणिक प्रयोगों के लिए किए गए, जिससे आधुनिक शिक्षा का जन्म हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों को भी अत्यधिक प्रभावी आधुनिक शिक्षा के मुख्य तौर पर निम्न प्रभाव रहा। बालक के व्यक्तित्व का महत्व। परंपरागत व्यवस्था में बालक की स्वतंत्र रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं तथा स्वतंत्र चिंतन का दमन करके उसके मस्तिष्क में पाठ्य वस्तु को बलपूर्वक ठूंसा जाता है। इसके विपरीत आधुनिक शिक्षा में पाठ्य वस्तु की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता है।
तथा उसके व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा के समृद्ध, सक्रिय तथा उल्लासपूर्ण वातावरण में बालक अपनी इच्छा, रुचि तथा क्षमता के अनुसार चुनी हुई पुस्तकें, विषयों का अध्ययन सामग्रीगत से के साथ करता है। नेक्स्ट है शिक्षा में क्रियाशीलता के सिद्धांत का महत्व। ऐसी शिक्षा में बालक को क्रिया के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वातावरण शरीर के शुद्ध तथा संतुलित होता है। ऐसे वातावरण में रहते हुए बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हुए प्रयोग स्वर अनेक सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऐसा ज्ञान सार्थक, पक्का तथा दृढ़ होता है। नेक्स्ट है शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल। क्या होता है? आधुनिक शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा जीवन उपयोगी, लाभप्रद, रचनात्मक तथा व्यवहारिक ज्ञान देती है, जिससे हमारे देश में अब पाठ्य सहयोगी क्रियाओं पर बल दिया जाना लगा। फिर नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास पर बल दिया गया इस शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया गया। फिर सामुदायिक जीवन का केंद्र था और इसमें विपरीत प्रगतिशील स्कूल सामुदायिक जीवन का एक ऐसा केंद्र है जहां बालकों को समाज की आवश्यकताओं, मांगों तथा आदर्शों के अनुसार विकसित किया जा सके, जिससे समाज में मांगें सदैव बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं तथा इससे सुधार होते रहते हैं। इसलिए संस्थाओं को बाहरी जीवन के साथ सजीव संबंध बनाए रखने चाहिए। भारत में अब भी परंपरागत स्कूलों का ही बोलबाला है। ऐसी आवश्यकता है कि परंतु आधुनिक संस्थान खोलने चाहिए। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा वह पद्धति है जो सूचना के विवरण का संवर्धन, अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। शोध का पता चलता है ताकि आईसीटी का बेहतर छात्र और बेहतर शिक्षण विधियों का जन्म दे सके। इसके निम्नलिखित घटक हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट एवं संग्रह करने वाले युक्तियाँ आती हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली, सर्वर, व्यापारिक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आते हैं। नेक्स्ट है दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम से प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना का कूटन आदि है। मानव संसाधन तंत्र प्रशासन, नेटवर्क प्रशासन आदि है। आईसीटी की सबसे रोचक जानकारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की 8वीं को महत्वपूर्ण देना। ये था कुछ फर्स्ट पेपर में केवीएस मदान बुक से कुछ पॉइंट जो फर्स्ट पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग इसको ज़रूर से ध्यान से पढ़िएगा। ये जो स्वयं प्रभा मोक्ष के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जी आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।